हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की रचना संसार पर बात कर रहे हैं। हमने इससे पूर्व उनकी गद्यात्मक रचना स्मृति की रेखाओं पर बात की थी। इसी तरह से एक उनकी अन्य प्रसिद्ध गद्यात्मक रचना है पथ के साथी। आज हम इस रचना की समीक्षा करेंगे। पथ के साथी वास्तव में महादेवी वर्मा ने अपने अग्रज और अपने समकालीन साहित्यकारों के जीवन, उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व आदि विभिन्न विशेषताओं को केंद्र में रखते हुए, उनकी अंतरंग विशेषताओं को केंद्र में रखते हुए और युगीन संदर्भ के साथ, उस परिवेश के साथ उनकी साहित्य कर्म को और उनकी जीवन संघर्षों को जोड़ते हुए पथ के साथी की रचना की है। अब इस रचना को कोई रेखा चित्र कहता है, कोई संस्मरण के नाम से जानता है, कोई इसे संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहता है। महादेवी ने इसकी रचना 1956 में की थी और इसमें 7 साहित्यकारों की जीवन, व्यक्तित्व, स्वभाव, उनके अंतरंग जीवन के विविध अनछुए पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। और रेखा चित्र है ये, या संस्मरण है, या रेखा चित्रात्मक संस्मरण है, अथवा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इसको लेकर आलोचकों के, विद्वानों के विभिन्न मत हैं। महादेवी स्वयं क्या मानती हैं? महादेवी ने रेखा चित्रों की भी रचना की है और संस्मरणों की भी रचना की है। गद्य की दोनों ये गौण विधाओं के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि मुख्य विधा के रूप में तो उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध को देखा जाता है। रेखा चित्र और संस्मरण ये आधुनिक काल की 20वीं शताब्दी की देन है और छायावाद काल से पूर्व द्विवेदी युग में बीज रूप में इसका प्रारंभ हुआ था और जिसे विकसित करने का श्रेय छायावाद युगीन कवियों को जाता है, विशेष रूप से महादेवी को। और महादेवी रेखा चित्र और संस्मरण इन दोनों के विषय में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी एक गद्यात्मक कृति है संस्मरण। उसमें वे कहती हैं कि संस्मरण को मैं रेखा चित्र से भिन्न साहित्यिक विधा मानती हूँ। मेरे विचार में यह अंतर अधिक ना होने पर भी इतना अवश्य है कि हम दोनों को पहचान सकें। अधिक अंतर नहीं है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, परंतु पहचान हो ही जाती है, क्योंकि संस्मरण में एक वैयक्तिकता रहती है। रेखा चित्र में निष्पक्षता, तटस्थता का भाव अधिक होता है। रेखा चित्र में शब्द जो लेखक ने किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के साथ एक संबंध, एक आत्मीयता का संबंध जुड़ा है, उस व्यक्ति विशेष की या घटना विशेष को केंद्र में रखते हुए उसका शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। और संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है। लेखक का उस व्यक्ति विशेष के साथ एक गहरा संबंध होता है, उसके साथ वैयक्तिकता का संबंध, निजता का संबंध जुड़ा हुआ होता है। और शिल्प की दृष्टि से, शैली की दृष्टि में दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। और महादेवी वर्मा के अनुसार रेखा चित्र एक बार देखे हुए व्यक्ति का भी हो सकता है, जिसमें व्यक्तित्व की क्षणिक झलक मात्र मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखक तटस्थ भी रह सकेंगे। यह प्रकरण हमारी स्मृति में खो भी सकता है, परंतु संस्मरण हमारी स्थायी स्मृति से संबंध रखने के कारण संस्मरण के पात्र से हमारे घनिष्ठ परिचय की अपेक्षा रखता है। तो रेखा चित्र में जिस व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखा जाता है, वह एक बार देखा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। उसकी स्मृति लेखक के मस्तिष्क में रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। एक क्षणिक झलक होती है जो लेखक को प्रभावित करती है और वह उसे सृजन कर्म के रूप में अभिव्यक्त कर देता है।
परंतु जो संस्मरण है उसकी स्मृति स्थायी स्मृति से होती है। जो केंद्रीय व्यक्ति है उसके साथ लेखक का एक विशेष संबंध, घनिष्ठ संबंध होता है और वह विशिष्ट व्यक्ति होता है। सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। यद्यपि इनसे पूर्व, महादेवी जी से पूर्व जो रेखा चित्र और संस्मरणों की रचना की गई उनमें महान पुरुषों को, नेताओं को, व्यक्ति विशेष को केंद्र में रख कर के लिखे गए, परंतु महादेवी जी ने सामान्य व्यक्तियों को केंद्र में रखा। जैसे हमने स्मृति की रेखाएं देखा था, उसमें एक समाज की उपेक्षित वंचित स्त्री बीबिया को केंद्र में रखा, गुंगिया को केंद्र में रखा, मुन्नू की माँ, इसी तरह से वो चीनी यात्री, भक्ति, ये सभी समाज के उपेक्षित, वंचित, निम्न वर्ग से संबंधित हैं, जिनका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं है, परंतु लेखिका के साथ उनका एक आत्मीयता का संबंध बना और लेखिका उनका रेखा चित्र संवेदना के धरातल पर प्रस्तुत करती है। और पथ के साथी, ये तो उनके समकालीन और उनके अग्रज साहित्यकारों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, निराला को, पंत को, प्रसाद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, मैथिली शरण गुप्त को, सियाराम शरण गुप्त को, इन सबको केंद्र में रखते हुए उन्होंने 7 संस्मरण लिखे मत के साथी में, जिनका संग्रह किया गया है। और महादेवी वर्मा रेखा चित्र और संस्मरण दोनों के बीच में एक जो सूक्ष्म अंतर देखती हैं, उसके विषय में, अपने ही रेखा चित्रों और संस्मरणों के विषय में वे कहती हैं कि मेरे अधिकांश रेखा चित्र कहे जाने वाले शब्द चित्र संस्मरण की कोटि में ही आते हैं। इसीलिए विद्वानों में मतभेद है, कोई उन्हें रेखा चित्र कहता है तो कोई संस्मरण कहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण मात्र की झलक पाकर मैं उसके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया प्रायः अपने लेखों में व्यक्त कर देती हूँ। तो परंतु अधिकांशतः आज ये स्वीकार कर लिया गया है अधिकांश आलोचकों, विद्वानों के द्वारा, कि पथ के साथी जो है वो संस्मरणात्मक गद्यात्मक विधा है और इसमें उन्होंने अपने अग्रज और अपने समकालीन साहित्यकारों को केंद्र में रखा है। और क्यों रखा है उसके लिए भी महादेवी जी संस्मरण नामक अपनी पुस्तक में भूमिका में स्पष्ट कर देती है। वे कहती हैं कि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि अपने युग के विशिष्ट व्यक्तियों का मुझे साथ मिला। यहाँ विशिष्ट व्यक्ति वो किन्हें कह रही हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, मैथिली शरण गुप्त को, उनके अग्रज रहे हैं, उनसे इनको सीखने को मिला। और इनके समकालीन रहे निराला, पंत, सुभद्रा जी तो इनकी अभिन्न सखी रही हैं। और वे कहती हैं कि मैंने उन्हें निकट से देखने का अवसर पाया। निराला जी के साथ तो वे भाई बहन का संबंध रखती हैं, सुभद्रा जी के साथ सख्य संबंध है, मैथिली शरण गुप्त जी को वो दद्दा कह के संबोधित करती हैं, सियाराम शरण गुप्त उनके आयु में बड़े होते हुए भी वे उन्हें अपना अनुज के रूप में स्वीकार करती हैं और सियाराम शरण गुप्त भी उन्हें जीजी कह के संबोधित करते हैं। तो बड़ा उनके जीवन को, जीवन के संघर्षों को निकट से देखने का महादेवी जी को अवसर मिला। उनके जीवन के तथा आचरित आदर्शों ने मुझे निरंतर प्रभावित किया है। उन्हें आस्था, निराशा, आशा, निराशा, जय पराजय, सुख दुख के अनेक क्षणों में मैंने देखा अवश्य, पर उनकी अडिग आस्था ने मुझ पर जीवन व्यापी प्रभाव छोड़ा है। यहाँ वे स्पष्ट रूप से ये कहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशा, निराशा, जय पराजय, सुख दुख रहते हैं। इन साहित्यकारों के, इन विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन में भी आए, परंतु ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनके भीतर जो एक जिजीविषा थी, एक अडिग आस्था थी, उस आस्था ने महादेवी जी पर जीवन व्यापी प्रभाव छोड़ा है और इसीलिए वह उन्हें अपने पथ के साथी
इस रचना में मुख्य केंद्र में रखकर उनकी अंतरंग और बाह्य विशेषताओं के शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। फिर वे कहती हैं कि उनके संबंध में कुछ लिखना उनके अभिनंदन से अधिक मेरा पर्व स्नान है। हम सूर्य की पूजा सूर्य को दिखाकर करते हैं, गंगा जल से गंगा को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि ये पूजा हमारी उस कृतज्ञता की स्वीकृति है जो उनसे प्राप्त शक्ति से उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से वे कहते हैं कि मैं केवल उनका अभिनंदन नहीं कर रही, अपितु मेरा अपना पर्व स्नान हो रहा है, मेरा अपना कल्याण हो रहा है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और अपनी कृतज्ञता की स्वीकृति इस रचना के माध्यम से कर रही हूँ। महादेवी जी ने इन सभी संस्मरणों में, पथ के साथी के जो 7 संस्मरण हैं, सभी में अपने अग्रज और अपने समकालीन साहित्यकारों की जीवन के विविध अनछुए पहलुओं को और अपनी भावनाओं को शब्दों और रेखाओं के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान किया है। वास्तव में है क्या कि हम साहित्यकार की रचना पढ़ते हैं और हमारा ध्यान रचना पर केंद्रित रहता है, हम रचना के माध्यम से साहित्यकार को जानते हैं और रचना में और साहित्यकार के जीवन में परस्पर मेल हो ऐसा संभव नहीं है। और जिन 7 साहित्यकारों के जीवन को केंद्र में रखते हुए महादेवी जी ने पथ के साथी की रचना की है, उनके व्यक्तिगत जीवन के बहुत से ऐसे अनछुए पहलू थे जिनको वे पाठकों तक लाना चाहती थी, जो उनकी रचनाओं के माध्यम से नहीं जाना जा सकते थे। और महादेवी जी का उनके साथ निकट का संबंध रहा, तो इस नैकट्य के कारण वे उनकी अंतरंग विशेषताओं को भी, उनके गुणों दोषों को भी जानती थी, उनके जीवन के संघर्षों को जानती थी। और यही कारण है कि उन्होंने उन साहित्यकारों के साथ जो इनका महादेवी जी का भावनात्मक संबंध रहा, उनसे जुड़ी हुई शब्दों और रेखाओं के माध्यम से उन रचनाकारों को एक मूर्त रूप प्रदान कर दिया है। जहाँ महादेवी एक सशक्त कवित्री रही हैं, छायावाद की एक सशक्त कवित्री हैं, जिन्होंने अनेक कविता संग्रह की रचना की, जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तक मिला, तो जैसी वे सशक्त कवित्री रही हैं, उससे अधिक वे अच्छी निबंधकार भी हैं और शब्द चित्रांकन की कला में भी निपुण रही हैं। एक एक पात्र का इस तरह से शब्द चित्र प्रस्तुत कर देती हैं कि अनदेखे हुए भी पाठक के सामने उनका एक चित्र सजीव हो जाता है। महादेवी स्वयं चित्रकला में निपुण भी रही हैं और पथ के साथी में उन्होंने प्रत्येक साहित्यकार की हस्तलिखित उनकी जो पंक्तियां हैं वे भी दी हैं, उनका स्केच भी वहाँ पर प्रस्तुत किया है और उनके जीवन के विषय में, उनके सृजनात्मक धर्म के विषय में विस्तार से लिखा है और पूरा एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, एक बिंब प्रस्तुत हो जाता है उस साहित्यकार का। फिर महादेवी कहती हैं कि उन्होंने साहित्यकारों को रचना का विषय बनाना क्यों स्वीकार किया। यद्यपि हम देखते हैं एक समकालीन परिवेश में एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार से प्रतिस्पर्धा रखता है, उनके मन में राग द्वेष ईर्ष्या आदि भाव रहते हैं, पर ये महादेवी जी की सहृदयता थी। उनका व्यक्तित्व इस तरह से था कि वे अपने समकालीन साहित्यकारों के साथ पूरा आत्मीयता का भाव रखती थी, उनके साथ भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ था। और किसी अपने समकालीन साहित्यकार को रचना का विषय बनाना सरल भी है और दुष्कर भी। वे स्पष्ट कहती हैं कि साहित्यकार की साहित्य सृष्टि का मूल्यांकन तो अनेक आगत अनागत युगों में ही हो सकता है, परंतु उसके जीवन की कसौटी
उसका अपना युग ही रहेगा। जैसे अभी हमने बात की थी कि साहित्यकार की जो रचनाएं हैं, जैसे कामायनी हम पढ़ते हैं तो कामायनी के माध्यम से हम प्रसाद जी के बारे में एक छवि बना लेते हैं। निराला की हम राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं तो हम निराला के विषय में एक बिंब हमारे मस्तिष्क में प्रस्तुत हो जाता है। परंतु उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा और वो किस तरह से संघर्षों में जिए, कैसे उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करा, ये कहाँ से पता चलेगा? उनके समकालीन साहित्यकारों द्वारा ही, उनके घनिष्ठ मित्रों द्वारा ही, उनके अपने युगीन परिवेश से ही हम उनके जीवन को, उनके व्यवहार को, उनके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तो इसीलिए महादेवी जब इन साहित्यकारों को अपने रचना का केंद्र में रखती हैं तो वास्तव में ये एक प्रामाणिक दस्तावेज हो जाता है। आगे के साहित्यकार जब इन कवियों के विषय में, इन रचनाकारों के विषय में, उनके जीवन के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ जानना चाहेंगे तो ये पथ के साथ ही उसमें मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि वे उनकी युगीन लेखिका के द्वारा रचित है। महादेवी ने स्वयं उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को निकट से जाना है और इसीलिए ये अधिक प्रामाणिक हो जाता है। अब हम मित्रों बात करते हैं कि पथ के साथी के जो विभिन्न पात्र हैं। पहला ही संस्मरण उसमें प्रणाम नाम से आता है और ये प्रमाण रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन पर आधारित है। उनके महाप्रयाण के अवसर पर जब उनका निधन हो जाता है तो उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वह उनके विषय में प्रणाम नाम से लेख लिखती हैं। और महादेवी सर्वप्रथम ये स्पष्ट करती हैं कि उनकी मुलाकात, उनकी भेंट रविंद्रनाथ टैगोर जी से कब, कैसे, कहाँ हुई। और इस संदर्भ में वे कहती हैं कि मैंने 3 विभिन्न परिवेश में रविंद्रनाथ ठाकुर जी को देखा। सबसे पहले कहाँ देखा था उन्होंने? रामगढ़ी में। युग के उस महान संदेश वाहक को मैंने 3 विभिन्न परिवेशों में देखा है और उनसे उत्पन्न अनुभूतियाँ कोमल प्रभात, प्रखर दोपहरी और कोलाहल में विश्राम का देती हुई संध्या के समान है। विश्राम को देती हुई संध्या के समान है। 3 विभिन्न रूपों में, 3 भिन्न व्यक्तित्वों में महादेवी रविंद्रनाथ टैगोर जी को देखती हैं। एक और उनके जो कोमल पक्ष है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जो उनकी सहृदयता है, जो उनके मन में दीन दुखियों की सहायता करने का, परोपकार का भाव है, एक वह दिखाई देता है। और दूसरी ओर जब वे जीवन में स्वयं संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, शांति निकेतन की स्थापना करते हैं और उस शांति निकेतन में ही के लिए ही, उसके अस्तित्व के लिए ही फिर वे ऋण लेते हैं, उसके लिए दान तक मांगते हैं। तो इस तरह से विभिन्न रूपों में उनके विभिन्न व्यक्तित्व की छवियों को वे कोमल प्रभात, प्रखर दोपहरी और फिर संध्या, इन 3 रूपों में उनका बिंब प्रस्तुत करती हैं। सर्वप्रथम जब उनकी भेंट होती है वे रामगढ़ के पर्वत शिखर के ढाल पर बने बंगले पर, जहाँ वे अपनी रोगिणी पुत्री के साथ रहे थे। रामगढ़ हिमालय का एक पर्वत शिखर के ढाल पर है और वहाँ बंगला बना हुआ था जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर रहे थे। उनकी पुत्री काफ़ी बीमार थी और उनकी शुश्रूषा के लिए वे रहे थे और वहीं उनकी पुत्री का निधन हो जाता है और वह व्यथित होकर के फिर उस बंगले में नहीं रहते हैं और वह बंगला एक अंग्रेज़ अधिकारी ले लेता है। और जब महादेवी जी वहाँ जाती हैं, उस बंगले में जाकर के ठहरती हैं और वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य पर उनकी अलमारी देखती हैं, तो वो बैठ कर के उस अलमारी में उनकी रचनाओं को,
उनके साहित्य को पढ़ती हैं, क्योंकि महादेवी बाल्यकाल से ही उनकी रचनाओं से, उनकी कविताओं से, गीतांजलि आदि से बहुत अधिक प्रभावित थी। और फिर वे उनके पड़ोस में रहने वाले, वहीं रामगढ़ में जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे, उनसे बात करती हैं, उनसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के व्यक्तित्व के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में जानती हैं, वे किस तरह से उन सब की सहायता करते थे, इस सब के विषय में वे जानती हैं। तो ये उनकी पहली भेंट रामगढ़ में प्रत्यक्ष नहीं हुई है, परंतु उनके पड़ोसियों के माध्यम से, उनके बंगले में रखी हुई, उनकी अलमारी में रखी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से होता है। और दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग्य प्राप्त हुआ, महादेवी कहती हैं कि तब मैं अपना कार्यक्षेत्र चुन चुकी थी। मतलब महादेवी तब कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ गई थी और शांति निकेतन में विशेष रूप से जाती हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने के लिए। वे अपनी मिट्टी की कुटी श्यामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्मा शिल्पी हो। मित्रों, महादेवी जी की बिंब योजना उत्कृष्ट कोटि की है। वे इतना सुंदर बिंब प्रस्तुत कर देती हैं कि आपकी आंखों के सामने एक शब्द चित्र प्रस्तुत हो जाता है। तो शांति निकेतन में वे किस तरह से बैठ करके ज्ञान विज्ञान पर चर्चा करते थे, साहित्य रचना करते थे, सृजन कर्म करते थे, उसका पूरा एक बिंब महादेवी जी प्रस्तुत कर देती हैं। फिर जीवन की संध्या वेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जो अभी मैं कहा था कि 3 रूपों में वे देखती हैं, कोमल प्रभात के रूप में, प्रखर दोपहरी के रूप में और फिर संध्या वेला में। जीवन के अंतिम पड़ाव के समय में शांति निकेतन के अस्तित्व के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील देखा। तो इस तरह से महादेवी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जो भेंट हुई वह उसके विषय में बताती हैं। और ये सब क्या है? स्मृति पर आधारित। महाप्रयाण जब हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, और उस महाप्रयाण के विषय में जब वे सुनती हैं और जब उनकी अस्थि कलश उनके पास आते हैं और उनको देख करके फिर वह स्मृतियों पर आधारित उनका एक शब्द चित्र प्रस्तुत कर देती है कि कैसे उनकी पहली भेंट हुई, दूसरी भेंट हुई, तीसरी भेंट हुई। और फिर उनके विषय में वे कहती हैं कि हिरण्य गर्भा धरती वाला हमारा देश भी कैसा विचित्र है, जहाँ जीवन शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है, वहाँ वे साधनों का हिमालय खड़ा कर देता है। और जिसकी उंगलियों में सृजन स्वयं उतरकर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर जाता है। यहाँ महादेवी जी युगीन संदर्भ में, तत्कालीन परिवेश में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन के संघर्षों को चित्रित करती हैं। एक तरह से समाज पर, देश पर व्यंग्य करती हैं कि एक ऐसा सर्जक जिसकी उंगलियों में सृजन स्वयं उतरकर पुकारता है, उसको कैसा बनाया जाता है? साधनहीन, साधन शून्य, वो रेगिस्तान की तरह निर्वासित कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानते, जो जीवन शिल्प की वर्णमाला से भी अज्ञात हैं, और उन्हें साधन संपन्न बना दिया है। तो समाज में ज्ञान को महत्व ना दे करके किस तरह से उपभोक्तावादी प्रवृत्ति हो रही थी, उस पर एक व्यंग्य इन पंक्तियों में महादेवी जी करती हैं कि सब कुछ होते हुए, गुणों से संपन्न, ज्ञान से संपन्न होते हुए एक उत्कृष्ट कोटि का सृजन करता, उसे भी अपने जीवन में किस तरह से संघर्षों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के शांति निकेतन के लिए
अर्थ संग्रह करने के लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ा। और धरती हमारी कैसी? हिरण्यगर्भा, सोने को उत्पन्न करने वाली स्वर्णिम धरती, और उसमें जो सृजक है उसकी क्या स्थिति है, तो उन पर व्यंग्य भी करती है। महादेवी जी ने इस लेख में रविंद्रनाथ टैगोर जी के व्यक्तित्व की बाह्य विशेषताओं को भी और आंतरिक विशेषताओं को भी चित्रित किया है। उनका रूप, उनके रंग, उनकी आकृति, उनकी वेशभूषा कैसी है, उसका भी पूरा एक चित्र वे शब्द चित्र प्रस्तुत कर देती है, जिससे पाठकों के आंखों के सामने पूरा एक चित्र बन जाता है। और उनके व्यवहार को लेकर, उनके स्वभाव, उनके जीवन दर्शन को लेकर के, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को लेकर के भी महादेवी इस संस्मरण में अनेक विशेषताएं उनकी उद्घाटित करती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर मानवतावाद के संदेशवाहक रहे हैं। उन्होंने मानवतावाद को अधिक महत्व दिया। जब वे रामगढ़ में रहते थे तो अपने, भले ही वे अपनी पुत्री की रोग से पीड़ित थे, व्यथित थे, परंतु अपने अड़ोस पड़ोस के जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो लाचार व्यक्ति थे, जो दीनहीन व्यक्ति थे, उनकी सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं रहे। और ये बात उस समय की, उनके जो उस परिवेश में रहने वाले जिनकी उन्होंने सहायता की थी, उनके शब्दों में कहते हैं कि किसी वृद्ध ने सजल आंखों के साथ कहा कि उस महान पड़ोसी के बिना उसके पुत्र की चिकित्सा असंभव थी। तो पड़ोस का वृद्ध है, उसका पुत्र रोगी हो गया है और उसके पास इलाज के लिए धन नहीं है, और वहाँ ये उनकी सहायता करते हैं। इसी तरह से एक वृद्ध ग्वालिन ने अपनी बूढ़ी गाय पर हाथ फेरते हुए तरल स्वर में बताया कि उनकी दवा के अभाव में उसकी गाय का जीवन कठिन था। तो वहाँ देखिए, गाय के लिए भी वे सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किसी अछूत शिल्पकार ने कृतज्ञता से गदगद कंठ से स्वीकार किया कि उनकी सहायता के बिना उसकी जली हुई झोपड़ी का फिर बन जाना कल्पना की बात थी। तो इस तरह से वे मानवतावाद के संदेशवाहक बन कर के आते हैं। जिस भी दीनहीन व्यक्ति को देखते हैं, जिस भी उपेक्षित व्यक्ति को देखते हैं, असहाय को देखते हैं, उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के व्यक्तित्व और साहित्य में भी साम्य है। जो वे अपनी रचनाओं में कहते हैं वे उनके व्यक्तित्व से मेल खाता है। महादेवी जी कहती हैं कि कवींद्र रविंद्र उन विरल साहित्यकारों में थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में अद्भुत साम्य रहता है, जहाँ व्यक्ति को देखकर लगता है मानो काव्य की व्यापकता ही सिमटकर मूर्त हो गई है, और काव्य से परिचित होकर जान पड़ता है मानो व्यक्ति ही तरल होकर फैल गया है। इस तरह से वे उनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करती हुई चली जाती है। तो इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्प विराम लेते हैं। धन्यवाद।